कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में कुछ पढ़ा था। थ्योरी पार्ट में क्या पढ़ा था बाबू? पढ़ा था कि मान चलिए कोई फिक्स बीम था इस प्रकार से, और उस फिक्स बीम का और कुछ पार्ट पे लोड लग रहा हो, तो अगर ये यूडीएल था, इसकी इंटेंसिटी डब्ल्यू थी, तो वहाँ से हम लोग एम ए और एम बी की वैल्यू निकाला करते थे बाबू। जहाँ पर क्या था, यहाँ पर एम बी था, ऐसे लग रहा था, ये ऐसे ये लगेगा। और क्या करते थे बाबू, ये डिस्टेंस को हम ए मान लेते थे, रिमेनिंग डिस्टेंस को बी मान लेते थे। और जो मेरा इक्वेशन बनता था उसके अनुसार एम ए का जो वैल्यू निकलता था, एम ए का, वो कुछ इस प्रकार से निकलता था। क्या निकलता था बाबू? आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा। तो एम ए की जो वैल्यू निकल रही थी क्या, वो आपको पता होना चाहिए। वो निकल रही थी डब्ल्यू ए स्क्वेयर, है ना, और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए स्क्वेयर, मेरे पास लिखा हुआ है 12L स्क्वायर, है ना, इंटू, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और क्या था बाबू, 6L स्क्वायर प्लस 8AL प्लस 8AL प्लस 3A स्क्वायर माइनस 8AL, ये था इस केस में इसकी वैल्यू ना। क्या था ये? ठीक है बाबू। और एम बी की वैल्यू क्या था? एम ए की वैल्यू तो ये था, और एम बी की जो वैल्यू था वो था डब्ल्यू ए क्यू डिवाइडेड बाई 12L स्क्वायर, है ना। और क्या था बाबू? और 4L माइनस 3 ये था। ठीक है बाबू। एक था मेरे पास दो केसेस, है ना। जब इस प्रकार से कोई बीम में लोड लग रहा होता है तो उसका जब हम एनालिसिस करते थे, कोई बीम क्या था वो बीम था मेरा फिक्स बीम, है ना। एंड इन द केस ऑफ फिक्स बीम, इफ any fixed beam is subjected to these types of loading, then the analysis of fixing moment will be done as given, right students। तो इसको मैंने इससे पहले लेक्चर में देखा था, है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है ए फिक्स बीम ऑफ 8 मीटर स्पान कैरीज अ यूडीएल ऑफ 40 किलोमीटर रन ओवर 4 मीटर लेंथ ना। स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के क्यू पॉइंट को समझना है ना। क्वेश्चन में दिया गया है यूडीएल है ना। उसके बाद क्या है, इसकी इंटेंसिटी ये दे दिया। उसके बाद इसकी जो है इंटेंसिटी का जो लेवल है कहाँ तक है वो दे दिया। और स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, या लेफ्ट सीन से स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट एट अ डिस्टेंस, पॉइंट है ना, पॉइंट लोड लग रहा है 6 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, है ना। ये है, देखो अब ये मैंने इसका फिगर बनाया है, मैं मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट ए, है ना, और इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ। तो मैं लेफ्ट एंड से 4 मीटर के डिस्टेंस तक मैंने क्या लगा दिया बाबू, एक यूडीएल लगा दिया जिसकी इंटेंसिटी 40 किलोमीटर की थी। और बचा हुआ डिस्टेंस ये जो है ये 80 किलोमीटर का लोड लगा दिया। कहाँ से बाबू? यहाँ से 6 मीटर पर। देखो यहाँ से 6 मीटर जाना है, ये 4 मीटर है तो 2 मीटर यहाँ जाएगा, इसीलिए 2 मीटर पर यहाँ लगा दिया। उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? टोटल मिला के देखो, टोटल मिला के 8 मीटर का स्पान था, 8 मीटर का स्पान था। इसीलिए 8 मीटर्स में से अगर आप 6 मीटर को माइनस कर लोगे तो बचेगा क्या? 2 मीटर, राइट। तो ये आपका डायमेंशन का एरिया है इसका। अब आपको इसका क्या करना है बाबू? मोमेंट एट सपोर्ट फाइंड करना है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है उसको आपको फाइंड करना है, राइट। तो मोमेंट एट सपोर्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, है ना। मोमेंट एट सपोर्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम ए और एम बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, कि आखिरकार कंप्लीट एम ए क्या है और कंप्लीट एम बी क्या है ना। बात समझ में आ रही है क्या? मोमेंट फाइंड करना है आपको इस सपोर्ट पे, ठीक है, और इस सपोर्ट पे मोमेंट फाइंड करना है। तो बाबू ये बताओ, तो मोमेंट फाइंड करने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या फाइंड करना है बाबू? फिक्सिंग मोमेंट फाइंड करना है। क्या? फिक्सिंग मोमेंट फाइंड करना है। क्योंकि आप इसको अगर आप देखें तो दो चीज़ें में एनालाइज करोगे। एक होगा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें ऐसा हम लोग सपोर्ट लगा देते हैं, एंड द लोडिंग कंडीशन विल रिमेन कांस्टेंट, और ये चीज़ ऐसा रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर जो मोमेंट आएगा बाबू वो भी 0 आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो भी 0 आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना, या तो इसी में है ना
पैराबोलिक नेचर और क्यूबिक नेचर का होगा ना। तो ऐसी बातें होती थी सिंपली सपोर्टेड बीम में जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते थे। तो इसीलिए बच्चों ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि इस बीम का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका एनालिसिस 2 पार्ट में किया जाएगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो ये है। सेकेंड पार्ट क्या होगा बाबू, उस केस में आपको इस फिक्स बीम को है ना ये एज ए फिक्सिंग मोमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें आप MA और MB की वैल्यू निकालोगे ना। MA और MB की वैल्यू आप निकालोगे, इससे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से देखो MA और MB की वैल्यू हमको है ना अल्टीमेटली फाइंड करनी है, राइट। तो बच्चों ये बताओ कि ये केस मेरे पास है, अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है, इस चीज़ को है ना याद रखो, है ना, इस चीज़ को याद रखो, ये चीज़ बार बार आएगा इसलिए इसको याद रखो, ठीक है। चलो तो मैं इसका अगर एनालिसिस स्टार्ट करूँ तो क्या हो जाएगा बाबू। चलो एनालिसिस ऐसा करते हैं, मुझे प्राप्त करना है क्या, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में पहले मैं क्या करता हूँ बाबू, इसको मैं है ना W1 कंसीडर कर लेता हूँ। क्या W1 कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। ये जो W1 क्या बाबू, वो क्या है 40 किलो न्यूटन का है। अच्छा मैं इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देता हूँ, है ना, और इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देता हूँ। इसको मैंने C दे दिया और इसको मैंने D दे दिया, राइट। एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इफ इन योर माइंड देन फील फ्री टू आस्क, ओके, इन द कमेंट बॉक्स और डायरेक्टली फ्रॉम फोन, ठीक है। फ़ोन से भी आप पूछ सकते हो। W1 इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो A1 की जो वैल्यू क्या होगी बाबू, मैं इस यहाँ पर A1 लिख रहा हूँ, इसका सेंस ये है कि मैं इस लोड के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लोड लग रहा है, इसलिए 2 लोड के लिए सिस्टम अलग हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों को सेपरेट करके लिखें। तो W1 के लिए W1 हो गया, A1 क्या हो जाएगा बाबू, A1 की वैल्यू हो गई 4 मीटर, है ना, कितना हो जाएगा 4 मीटर। और B1 की वैल्यू क्या होगा बाबू, A1 की वैल्यू 4 मीटर हो गया, है ना, और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 मीटर, नहीं 4 मीटर, ठीक है। उसके अलावा देखो सेकेंड बात में W2 के बारे में बात करते हैं हम लोग, सेकेंड लोड के बारे में बात करते हैं, जिसकी वैल्यू 80 किलो न्यूटन की है। अब मेरा बच्चा सब इतना परेशान नहीं होगा क्योंकि मेरा बच्चा बहुत सारा क्लास कर चुका है, ठीक है। अब 80 किलो न्यूटन का लोड है W वाला, ये D पॉइंट पर जो लग रहा है। अब देखो है ना W2 के लिए A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो W2 के लिए A2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, वो हो गया बाबू, वो हो गया 6 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। फिर B2 का वैल्यू देखो, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये यहाँ देखो B2 का वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, है ना, 2 मीटर का हो जाएगा, आया समझ में, ये हो जाएगा 2 मीटर। अब देखिए बाबू होता क्या है कि 2 चीज़ आपको मिल गया, ठीक है। कंप्लीट लेंथ ऑफ स्पान आपको पता है क्या है, लेंथ ऑफ स्पान आपको पता है 8 मीटर, नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम फिक्सिंग मोमेंट निकालने चले, यानी कि मोमेंट एट A और मोमेंट एट B निकालिएगा, तो उस केस में क्या होगा बाबू, दो लोड के कारण मोमेंट आ रहा है, यानी मोमेंट ड्यू टू दिस UDL, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मोमेंट आएगा वो किसके कारण आएगा, इस लोड के कारण आएगा और इस लोड के कारण आएगा। बात सही गलती है, इस लोड के कारण आएगा और इस लोड के कारण आएगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, मान चलिए कोई फिक्स बीम है, ऐसे दे दिया, इस पर कोई लोड नहीं लगा तो यहाँ पर कोई मोमेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को वेटलेस कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होगा बाबू, जो मेरा यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू कुछ नहीं होगी अगर जब तक लोड नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप इस चीज़ को लोड के सिस्टम को समझें, ठीक है। तो इस लोड W1 के कारण भी यहाँ मोमेंट आएगा, इस लोड W2 के कारण भी यहाँ मोमेंट आएगा। सिमिलरली W1 के कारण यहाँ भी मोमेंट आएगा और W2 के कारण यहाँ भी मोमेंट आएगा, है ना। to मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लिखने के लिए क्या है, MA इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, मोमेंट एट क्या हो जाएगा बाबू, है ना, मोमेंट, है ना, मोमेंट ड्यू टू UDL हो जाएगा ना, UDL प्लस मोमेंट क्या हो जाएगा वो, ड्यू टू मोमेंट ड्यू टू, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ध्यान देना, है ना। मोमेंट ड्यू टू क्या हो जाएगा बाबू, UDL प्लस मोमेंट ड्यू टू पॉइंट, क्या हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू UDL प्लस मोमेंट ड्यू टू
पॉइंट लोड। अब बताओ यूडीएल के कारण मोमेंट एट ए कितना आएगा, ये वैल्यू देखो, इसीलिए मैंने फॉर्मूला को याद करने के लिए बोला था। तो बताओ एम ए इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ से लिखते हैं, है ना, यहाँ से लिखते हैं। देखो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू यूडीएल, तो क्या हो जाएगा बाबू, एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, डब्ल्यू ए वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12L स्क्वायर इंटू 6L स्क्वायर प्लस 3A1 स्क्वायर माइनस 8A1L। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो इधर, होगा कि नहीं होगा। चलो प्लस देखो, अब देखो मोमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड है, मैंने बार बार पढ़ाया था, पॉइंट लोड के कारण जो एम ए पर मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, डब्ल्यू ए स्क्वायर, है ना, वो एम ए पर जो आएगा मोमेंट डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई डब्ल्यू ए बी स्क्वायर, है ना, बाई क्या हो जाएगा बाबू, मैंने ये चीज़ पढ़ाया था, है ना, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर, लेट मी सम कन्फ्यूजन, सो मैं इसको दूर कर लेता हूँ, है ना, हाँ, बाई एल स्क्वायर ना। चलिए, और एम बी की वैल्यू क्या होती थी बाबू, एम बी की वैल्यू होती थी डब्ल्यू ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, है ना, एल स्क्वायर, राइट, ये चीज़ होती थी, है ना। तो ये चीज़ आपको है ना याद हो चुका होगा, है ना, जस्ट मेरे पास कुछ कन्फ्यूजन था, मैंने इसके लिए इसलिए देख लिया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आया आपको। चलिए, तो अब यहाँ से एम ए की वैल्यू ये है और एम ए की वैल्यू इस पॉइंट लोड के कारण क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा ना। तो बताओ इस पॉइंट लोड के कारण एम ए की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट लोड के कारण एम ए की वैल्यू होगी W2 इंटू ए, देखो W2 लोड है ये वाला, है ना, इस ये वाला लोड है, देखो W2 इंटू A2 इंटू B2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, W2 इंटू A2 इंटू B2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, है ना, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो W की वैल्यू क्या है, W1 था पहला ना, W1 था और ये W2 है। W1 की वैल्यू कितने है, 40 किलोमीटर पर मीटर ना, तो मैं सबको किलोमीटर में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू कितनी है, पुट करो यहाँ से, है ना, 4 मीटर, 4 पुट कर दो, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई एल के जगह पर देखोगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर को नहीं लिखो क्योंकि मीटर में ही पुट कर रहे हैं, अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना, ये हो गया, ठीक, 8 का स्क्वायर हो गया इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो एल के स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 3 गुना A1 की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 4 गुना 8, ये हो गया प्लस W2 की वैल्यू है 80 किलो न्यूटन ना, मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू है कितनी 6 मीटर, तो 6 लिखो, B2 की वैल्यू 2 है, स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाई, है ना, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये चीज़ है कम्प्लीटली, ये चीज़ होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जो वैल्यू है इसके लिए वो है बाबू -176.67 -176.67 किलो न्यूटन। अब देखो मोमेंट है तो मीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर कितना हो गया मेरे पास, ठीक है, -176.67 किलो न्यूटन मीटर। आया समझ में। अब एम बी की वैल्यू देखो क्या होगा, एम ए की वैल्यू तो ये हो गया, एम बी की वैल्यू क्या होगा उसको ध्यान दो, एम बी की वैल्यू क्या होगा इसको ध्यान देना है ना। चलो एम ए तो मैंने निकाल लिया, अब बताओ स्टूडेंट्स ये डब्ल्यू ए जो है यूडीएल के कारण एम बी की वैल्यू क्या होगा, एम बी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एम बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा W1 इंटू, देखो यहाँ से एम बी की वैल्यू क्या था, A1 का क्यू हो जाएगा यहाँ से डिवाइडेड बाय 12L स्क्वायर इंटू, देखो
4L माइनस 3A1, राइट, ये हो गया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, प्लस क्या W2 इंटू क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर इंटू B डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पुट करोगे तो W1 की वैल्यू है तुम्हारा, है ना, 40 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, A1 की वैल्यू देखो कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है ना, 4 मीटर, 4 डिवाइडेड बाई 4 क्यू 12 मल्टीप्लाइड बाई, पुट करो, पुट करो, 4 इंटू 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई A1 की जगह पर होगा 4 प्लस W2 की जगह पर कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 6 द स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, है ना, 8 द स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो क्या मिल जाएगा बाबू, इसको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा माइनस 156.66 किलो न्यूटन, क्या मिल जाएगा, माइनस क्या मिलेगा बाबू, माइनस 156.66 क्या हो जाएगा ये किलो न्यूटन। मतलब कि आपके पास इतना न्यूटन का मोमेंट आ रहा है MB का, ए का मोमेंट आ गया, ये MB का मोमेंट आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, MA ये हो गया, MB ये हो गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मोमेंट एट सपोर्ट्स, मैंने MA और MB की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। मुझे ये नहीं कह रहा है कि आप फाइंड करो क्या, है ना, आप स्लोप शियर फोर्स डायग्राम खींचो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचो, मुझे ये नहीं कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस चीज़ को अभी नहीं कंसिडर करूँगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, MA और ME की वैल्यू मिलने से पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो ये किसका सोल्यूशन था, है ना, ये, है ना, नाउ लिखिएगा यहाँ से, नाउ, है ना, 1 नंबर के लिए सोल्यूशन लिखिएगा ना। MA की वैल्यू ये हो जाएगा, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद नाउ लिखो 1 के लिए, है ना। अब हम लोग 2 के लिए सोल्यूशन करेंगे ना बाबू, क्या करेंगे, 2 के लिए सोल्यूशन करेंगे। तो देखो MA की वैल्यू कितनी आई, MA की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, माइनस 176 पॉइंट कितना है बाबू, 67 किलो न्यूटन। और इसके बाद में इसमें जो वैल्यू आया है माइनस MB का माइनस 156.66, है ना, 66 किलो न्यूटन, ठीक है। ये दोनों वैल्यू यहाँ से आया, तो इसको जस्ट राइट डाउन कर लो, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि सेकेंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट कहता है कि आप, है ना, डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम निकालना है, मतलब कि x = अगर 4 पुट करिएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा वो निकालना है आपको। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपको निकालना है क्या, है ना, सेकेंड क्वेश्चन का फॉर, है ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम। बता बाबू, अगर हमको बीम पर डिफ्लेक्शन के सेंटर पर डिफ्लेक्शन निकालना है, इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो निकलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। तो आप पहले तो आपको उसमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ एक स्पान में इस क्षेत्र में आपको एक, है ना, सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मैक्यूलेज मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि मेरे पास तो फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू है, लेकिन सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू नहीं है। अगर सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू हमको मिल जाए कि भाई यहाँ पर क्या लग रहा है, मतलब कि
यहाँ पर जो लगने वाला सपोर्ट है फ्रॉम दिस पॉइंट क्या सपोर्ट लगेगा और फ्रॉम दिस पॉइंट क्या सपोर्ट लगेगा इस बीम में। मतलब कि हमारे पास RFA जो हम यूज़ किया करते थे उसकी वैल्यू नहीं है और RFB की वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है बाबू। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, MA की वैल्यू है 176.767, MB की वैल्यू है 156.66। दोनों में ज़्यादा कौन है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस साइन से मत जाना, माइनस साइन पर साइन से लेते हुए संख्या रेखा पर मत दर्शाने लगना। माइनस साइन सिर्फ इतना ही इंडिकेट करता है कि जो मेरा जो मोमेंट है वो हॉगिंग मोमेंट है। ठीक है, वो ये कभी नहीं करेगा। अगर मान चलिए दोनों में कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए और अगर उसको कहेगा कि आप नंबर लाइन पर दिखाओ तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा संख्या है -176 है ना, पॉइंट समथिंग 67 है ना, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस ऑफ है ना कितना 156.66। अगर आप इस दोनों में कहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आप कहिएगा कि सर ये बड़ा है, भैया बिल्कुल कहिएगा। लेकिन बच्चों हम ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ शो करे क्या, ये हॉगिंग मोमेंट शो करे। इसलिए बेहतर ये है कि आप साइन के पीछे ना जाएं। साइन सिर्फ इतना ही इंडिकेट करेगा कि व्हाट एवर द इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट, राइट। और ये मूवमेंट का नेचर कैसा है इसको दिखाने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं, अगर ये हॉगिंग है तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं अगर ये सेगिंग हुआ तो। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का सिर्फ इतना ही मीनिंग है और कुछ मीनिंग नहीं है। इसलिए इस संख्या में रेखा से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए इन दोनों हॉगिंग मोमेंट में ज़्यादा मोमेंट ये होगा, है ना, ये होगा क्या, ग्रेटर मोमेंट होगा। ठीक है बाबू, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा तेज मानोगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा का जो सिस्टम है ना मैथमेटिक्स में काम करता है, यहाँ पर नहीं काम करेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो तो अब बात है स्टूडेंट्स कि मेरे पास अगर हम यहाँ पर कोई सेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है, मान चलो कि मैं क्या करता हूँ इस बीम में यहाँ पर कोई सेक्शन कंसीडर करता हूँ, है ना। सेक्शन क्या कंसीडर किया, x जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है। मैंने ऐसा सेक्शन कंसीडर किया है जो कि लेफ्ट इंड से x डिस्टेंस पे है और जो कि बीम के है ना इंड स्पान में मैंने कंसीडर किया है, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में अगर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको मैक्यूलेज लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मैक्यूलेज लगाओगे। अब बताओ बाबू, फिर यहाँ अगर हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर मुझे सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करूँगा ना। तो स्टूडेंट्स ये जो बीम दिख रहा है आपको, मैं इसको दो पार्ट में एनालिसिस कर सकता हूँ। एक मेरा सिंपली सपोर्ट जो दिया गया था उसमें, है ना, ये हो गया, ये 4 मीटर के डिस्टेंस तक ये हो गया, और यहाँ एक लगने वाला ये लोड हो जाएगा। उसके अलावा ये दो चीज़ में मैंने इसको क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। अब बताओ स्टूडेंट्स, बड़ा वाला पार्ट ये है -176.67 और छोटा वाला ये है जिसकी वैल्यू है -156.66। और बताओ स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू में 12 वैल्यू है कौन, ये, तो बताओ 12 वैल्यू है ये, तो इस केस में यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, है ना, बड़का में से छोटा को घटाना है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, r की वैल्यू जो हो जाएगा मतलब कि फिक्सिंग रिएक्शन की, मोमेंट रिएक्शन की जो वैल्यू क्या होगा, है ना, मोमेंट रिएक्शन जो फोर्स हम लोग लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगा, R = MA-MB डिवाइडेड बाय, है ना, कितना हो जाएगा बाबू, L हो जाएगा। नहीं, ये R की वैल्यू हो गया, ये कितनी हो गई, देखो 176 में से घटाना पड़ेगा, 167 है, माइनस करो 156.66 डिवाइडेड बाय, है ना, क्या कर दिया जाएगा यहाँ से L की वैल्यू कितनी है 8, माइनस करोगे तो 7 में से 1 6 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.0 हो गया ये भी, और ये कितना हो जाएगा 2 नहीं 20.01 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, राइट, होगा कि नहीं होगा, 20.01 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अगर इसको तुम डिवाइड करोगे, अगर मन लगा के डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा बच्चे, मन लगा के डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, है ना, 2.5 है ना। उसके अलावा
0 2.50 2.5 ही रखो, ठीक है, 2.5 ही रखो। 2 8 8 8 हो गया 6 4 5 है ना, ये हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा, कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16, क्या हो गया 4 पॉइंट 5 होगा। तो 2.51 को कंसिडर करते हुए हम लोग काम करते हैं ना, 2.51 को कंसिडर करते हुए हम लोग काम करते हैं। मैं ज़रा देख भी लूँ कि मैंने क्या कंसिडर किया है ना। मैंने 2.5 कंसिडर किया है, चलो अच्छी बात है ना, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा काम। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 2.5 होगी, है ना, इसको याद रखने का। आर की वैल्यू ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ फॉर सपोर्ट रिएक्शन, है ना। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा कोई सी था, कोई पॉइंट डी था, जिस पर से ये जो लोड है 80 किलो न्यूटन का लग रहा है, और ये जो है कितना न्यूटन का लग रहा है 40 किलो न्यूटन का लग रहा है ना। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स इसका एनालिसिस करोगे, है ना, तो फ्रॉम स्टेज 1, है ना, फॉर सपोर्ट रिएक्शन इन क्या लिखो बाबू स्टेज 1, क्या होगा बाबू आर ए प्लस आर बी की वैल्यू होगी, आर ए प्लस आर बी की वैल्यू होगी, क्या होगा, है ना, 40 मल्टीप्लाई बाई एल की वैल्यू जो ए की वैल्यू है 4 प्लस, यानी कि जो सिग्मा वर्टिकल अगर जीरो करोगे, सिग्मा वर्टिकल, है ना, इक्वल्स टू, है ना, क्या हो जाएगा, सिग्मा वर्टिकल अगर जीरो करोगे तो इस पे ये इक्वेशन मिल जाएगा ना, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 80, नहीं अगर ये करोगे तो तुमको मिलेगा 16, यानी कि 160 प्लस 80, जिसको अगर करो तो तुमको फाइनली मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स, है ना, 16 24। ये इक्वेशन तुमको एक मिला, है ना। सेकेंड वन इक्वेशन क्या मिलेगा बाबू, सेकेंड वन इक्वेशन मिलेगा, मैं मान के चलता हूँ सिग्मा मोमेंट अबाउट जो है ए जो है जीरो है, क्या है, और ये जो है जीरो है, जिसे मैं सैगिंग मोमेंट, यानी कि सैगिंग मोमेंट जो है ये, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है ना। क्या लिया, सैगिंग मोमेंट को मैंने पॉजिटिव लिया, इसमें मैंने क्या किया, अपवार्ड फोर्स को मैंने डाउनवार्ड फोर्स के बराबर लिख दिया, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से लो, तो मोमेंट अबाउट ए मैंने जीरो किया है, तो बताओ ये पॉइंट के अबाउट ये फोर्स क्या देगा, हॉगिंग मोमेंट देगा, ये भी हॉगिंग मोमेंट देगा, लेकिन ये सैग देगा बेचारा। तो सैगिंग मोमेंट मतलब कि आर बी, है ना, आर बी मल्टीप्लाइड बाई एल जो है 8 है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस ये जो है, तो 80 किलो न्यूटन के कारण क्या आ जाएगा, हॉगिंग मोमेंट आएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाई ये फोर्स मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 40 का लोड है ना, और 4 मीटर के स्पान पर लग रहा था, और गुना 4/2, मतलब कि ये लोड टोटली मिला कर 40 गुना 4 लग रहा है, और इसका सेंटर ऑफ सिस्टम होगा यहाँ से अगर मोमेंट कंसिडर किया जाए तो दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये दिस डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, है ना, 40 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4/2, ये हो गया, बराबर जीरो कर सकते हैं बाबू। तो ये करोगे तो क्या मिलेगा, आर बी मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको इधर ले चलना है ना, तो 480 प्लस, है ना, 2 टाइम्स काट दो, 480 प्लस क्या हो जाएगा 4 4 जा, है ना,
4 2 जा 8 है ना, 8 चौके 320। अब बताओ इसको जोड़ो, है ना। देयरफॉर आर बी की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बाबू, आर बी की वैल्यू हो जाएगी 002804378 एंड वो 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। क्या मिलेगा बाबू, 100 काट दो। 100 किलो न्यूटन अगर आर बी की वैल्यू है, सिमिलरली देयरफॉर आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा, है ना, क्या है यहाँ देखो, यहाँ इक्वेशन 1 240 में से अगर हम 100 को माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि 240 में से आर बी को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करो 140 किलो न्यूटन मिल जाएगा, है ना। ये कहाँ से आया बाबू, फ्रॉम 1 से आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मेरे पास अब आर ए की वैल्यू भी है और आर बी की वैल्यू भी है, ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, ध्यान रखो। और इसके अलावा इसके बाद है ना मेरे इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना है, इसके बाद ये पॉइंट लिखना है ना, फिक्सिंग रिएक्शन है, ये क्या है ना, फिक्सिंग मोमेंट रिएक्शन, ये मेरा, ठीक है। अब बताओ स्टूडेंट्स, आर एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। नाउ आर एफ ए इक्वल टू क्या, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि इस बीम, ये जो फिक्स बीम है, इसका सपोर्ट का रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसका सपोर्ट का जो रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, यहाँ मोमेंट ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि बीम इधर घूमने का ज़्यादा प्रयास करेगा, तो ये बीम को अब इधर घुमाना है, इसीलिए यहाँ पर तुमको अपवार्ड आर की वैल्यू लगाना पड़ेगा, यहाँ पर तुमको डाउनवार्ड आर की वैल्यू लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, इसीलिए ये अपवार्ड क्यों हो गया, ये डाउनवार्ड क्यों हो गया, इसके बीच में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो जल जाओ, है ना, ये फिक्स बीम का फर्स्ट लेक्चर देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपवार्ड जा रहा है, ये डाउनवार्ड आ रहा है। तो बताओ, अपवार्ड जो चीज़ है उसमें क्या लग रहा है, आर लग रहा है। ये आर क्या है, यही आ रहा है 2.5, और ये क्या, ये भी आर है। और बताओ स्टूडेंट्स, ये और ये मिलके यहाँ पर आएगा सपोर्ट एक्शन में, उसी प्रकार से ये और ये मिलके यहाँ पर आएगा। तो चलो, आर एफ ए की वैल्यू क्या होगा, है ना, आर ए भी अपवार्ड है और आर भी अपवार्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर ए दोनों को अपवार्ड फोर्स को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। आर ए प्लस आर कितना हो गया बाबू, आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू 140 किलोमीटर, लिखो 140 प्लस आर की वैल्यू 2.5 है ना। आर की वैल्यू कितना है, नीचे हो गया कितना, 142.5 किलो न्यूटन, है ना। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा बाबू, आर एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आर ए बी में आर बी अपवार्ड है, तो अपवार्ड फोर्स को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव, है ना, तो आर बी पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये आर जो है बाबू यहाँ पर डाउनवार्ड है, इसीलिए मैं क्या लेगा, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 दिया हुआ था, माइनस 2.5 हो जाएगा। तो बताओ 97.5 होगा कि नहीं होगा, 97.5 होगा कि नहीं होगा, किलो न्यूटन पर मीटर। ये बात समझ में आया बाबू, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो देखो, आर एफ ए भी पता हो गया और आर एफ बी भी पता हो गया, मतलब कि मेरे पास जो फिक्सिंग मोमेंट रिएक्शन था वो पता हुआ क्या, आर एफ बी की वैल्यू पता हो गया 97.5 किलो न्यूटन, है ना। और आर एफ ए जो था इसकी वैल्यू मुझे पता चल गया कितना, 142.5, है ना, किलो न्यूटन। आया समझ में क्या, 142.5 किलो न्यूटन। ये हमें एक्स लूँगा अभी कंसीडर करते हुए बाद में। तो स्टूडेंट्स देखो, अब मेरे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। मेरे पास सपोर्ट रिएक्शन भी अवेलेबल है, फिक्सिंग मोमेंट भी अवेलेबल है, और इसके अलावा नंबर ऑफ फोर्सेस भी अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ से मुझे अगर मैं एक्स सेक्शन कंसीडर करता हूँ तो वहाँ पर मुझे सपोर्ट रिएक्शन लिखने में बहुत आसानी मिलेगा, मतलब कि वहाँ पर जो है मोमेंट एट एक्सेस लिखने में बहुत आसानी मिलेगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों कि ये सब चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये सब जो पॉइंट है इसको, है ना, ऐसे ही बॉक्स में घेर देना। एग्जाम जब देने जाना तो जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये जितने भी पॉइंट मिल रहा है आंसर के रूप में सारा को घेर देना। तो ये तो जरूर घेरना, ठीक है। ये रिएक्शन है तो पर मीटर में नहीं होगा, है ना। तो आया समझ में। तो स्टूडेंट्स अब आर एफ ए भी मिल गया है, आर बी भी मिल गया है।
अब अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट है ना एक सेक्शन कंसीडर करेंगे एक्स जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे होगा। तो चलिए एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, है ना। मान लेते हैं एक सेक्शन जो है बाबू क्या है, एक्स सेक्शन, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसीडर किया गया है ना। तो स्टूडेंट्स मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, है ना। आप लोग इसको जैसे जैसे बताया गया है ऐसे कि पहले इसको नोट करो, फिर यहाँ आना फॉर, यहाँ लिखना फॉर मोमेंट रिएक्शन, है ना। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एम ए माइनस एम बी बाई एल, और यहाँ से ऐसे करोगे ये ले आना, है ना। इतना किलो न्यूटन होगा बाबू, क्या होगा, किलो न्यूटन होगा। और उसके बाद इसको लिखना, है ना। अब इसको लिखने के बाद जो अब लिखा रहे हैं वो लिखना। देखो फिक्स बीम का क्वेश्चन बनाते हो तो स्नान करके बैठा करो, है ना। स्नान करके बैठा नहीं करोगे तो पसीना छोड़ के देह महक जाएगा। इसलिए तो फिक्स बीम का क्वेश्चन बनाते हो तो ध्यान रहे स्नान करके बैठना है, क्योंकि इतना समय लगेगा, क्योंकि पहली बार सीखते हो तो उस समय लगेगा, और एग्जाम में बनाते समय नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर कुछ समझ जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा से पढ़ के जाओगे तो टॉस के एग्जाम में कुछ समय बच जाएगा और बेटर सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलो हम क्या कर रहे हैं बाबू, है ना, फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन काम कर रहे हैं ना। स्लोप क्या पता करना था क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम, तो स्लोप लिखने की जरूरत नहीं है ना, है ना। क्या लिखना है, फॉर डिफ्लेक्शन, है ना। जस्ट काम से काम रखो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सेंटर ऑफ स्पान के बीच में क्या पूछा है हम लोगों को, डिफ्लेक्शन पूछा है, इसलिए डिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करो। तो फॉर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बाबू, डिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या कहता हूँ, क्या कंसीडर सेक्शन एक्स एट एक्स है ना, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्या, लेफ्ट इन से एक्स डिस्टेंस पर मैंने कंसीडर किया, और इन पार्ट, किस पार्ट में बाबू, है ना, लास्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे। इफ दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, तो हम लिखेंगे डी बी पार्ट, इन पार्ट, इन डी बी पार्ट लिखो, डी बी पोर्शन लिखो, एंड अप्लाइड क्या, मैकुलेज मेथड, MACAULAYS मैकुलेज। मैं इसको इम्पार्ट करूँगा, है मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो क्या बताओ, ये बताओ स्टूडेंट्स, MXX क्या लिखाएगा, MXX इक्वल टू क्या लिखाएगा। देखो RFA के कारण मोमेंट लगेगा, तो चलो लगाओ, RFA के कारण क्या मोमेंट लगेगा, तो RFA इंटू एक्स, पग नहीं होगा, RFA इंटू एक्स, ये सैगिंग मोमेंट है इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, है ना। अब बताओ उसके अलावा क्या लगेगा, RFA के अलावा, क्योंकि ये हॉगिंग मोमेंट लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो लिखो माइनस क्या हो गया, 176 किलो न्यूटन, तो 176, है ना। डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, किलो न्यूटन कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। उसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, उसके अलावा देखो मोमेंट एट एक्स लिख रहे हैं, पास समझ में आ रहा है क्या, मोमेंट एट क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, तो माइनस 176 हो गया 0.67, और उसके अलावा ये जो लोड है, देखो ये कौन सा, ये मोमेंट था, हॉगिंग मोमेंट था, जो कि इस पॉइंट पे आउट लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा तो बराबर रहेगा। और ये जो चीज़ है बाबू, ये फिक्स बीम का सपोर्ट के नेचर के कारण आया, ठीक है। अब बताओ ये चीज़ क्या है, ये इसकी वैल्यू थी। अब देखो ये जो लोड यूडीएल है उसके कारण भी इस एक्स पर मोमेंट आएगा, और वो भी हॉगिंग नेचर का होगा, तो लिखो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस फोर्स का पूरा इंटेंसिटी हो गया। और इस फोर्स की पूरा इंटेंसिटी से अगर मान चलिए ये जो है यहाँ पर लगेगा फोर्स का पूरा इंटेंसिटी, जो कि यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता करना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ताकि हम इस फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मोमेंट मिल जाएगा ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस निकल तो क्या मिल जाएगा बाबू, मोमेंट मिल जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा,
40 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये तो मेरा मिल गया फोर्स। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस देखो, ये हो जाएगा x में से, जगह आप 2 को घटा लीजिएगा तो मिल जाएगा x में से, ये कंप्लीट x था और यहाँ से यहाँ 2 था, चूँकि ये तो यहाँ से यहाँ तक 4 था और 4 के आधा में इसका इंटेंसिटी लगेगा, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माइनस हो जाएगा x में से, तो मैंने मैच कर लिया। ठीक है, अब बताओ फिर क्या करना है। ये जो लोड है 80 किलो न्यूटन माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया माइनस, देखो स्टूडेंट ये सब जितना चीज़ मिलता है उसको क्या करना है ना, ब्रैकेट में रखो, माइनस क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय, ये x में से कितना घटाना पड़ेगा बाबू, 6 घटाना पड़ेगा, x 80 इंटू एक्स माइनस 6, ये कैसा बराबर ब्रैकेट होगा, सिंगुलर ब्रैकेट होगा, है ना। आया समझ में का मोमेंट कैसे लिखाया, ये तो बहुत बार लिख चुके हैं, आप लोगों को समझ में आता ही होगा। मैंने है ना इसको और सरल करके लिखा है, आर एफ ए इंटू एक्स हो जाएगा, उसके अलावा माइनस एम ए हो जाएगा, उसके अलावा इस लोड के कारण यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा, उसके कारण इस लोड के कारण यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया और ये सारा लोड के कारण मोमेंट निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव मोमेंट लिया मैंने। चलो अब एम एक्स एक्स बराबर ये हो गया बाबू, इसमें वैल्यू पुट करो तो आर एफ ए की वैल्यू कितनी है, पुट करो। आर एफ ए की जो वैल्यू है वो 142.5, यानी कि 142.5 एक्स क्या हो जाएगा माइनस 176.67 माइनस 4 का 1660 इंटू क्या हो जाएगा बाबू एक्स माइनस 2 और माइनस 80 इंटू है ना एक्स माइनस 6 हो जाएगा। आया समझ में क्या, आया समझ में क्या, देखो इसको, इस चीज़ को देखो। अब देखो ये एम एक्स एक्स हो गया, अब इसी को तो हम लिखते हैं बाबू क्या, विच इम्प्लाइज ये आई इंटू डी टू वाई, इसको लिखते हैं ये इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर याद करो, जिसमें हम मोमेंट एक्स एक्स मोमेंट एम एक्स एक्स को लिखते थे इसके बराबर, राइट, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये चीज़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करो इसको यहीं पर लिख देते हैं हम, बेहतर रहेगा, एक स्टेप कम जाएगा क्योंकि स्पेस की कमी है। यहाँ पर लिख दो ई आई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ विच इम्प्लाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिल जाएगा बाबू, ई आई इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 142.5 एक्स ना एक्स स्क्वायर बाई 2, पहला इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 176.67 एक्स डिवाइड एक्स, सिंपली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है इसीलिए, माइनस इसका इंटीग्रेशन करो तो 160 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 6 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो एक चीज़ और करना है, एक चीज़ क्या करना है बाबू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ कहीं है ना C1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और चूँकि C1 की वैल्यू है बाबू क्या करना मुझे पूरा इंटायर स्पान में लगाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स मैकुलेज मेथड में C1 की वैल्यू मैं पहले ले लेता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बताओ कि अगर मैं x = 0 पुट करूँगा तो बताओ बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ़ x = 0, वो तो हम लोगों का कथा हो चुका है, इफ़ x = 0 तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा बाबू, dx = 0 होगा। ये कैसे होगा, चूँकि ये फिक्स सपोर्ट का नेचर होता है। तो बताओ स्टूडेंट्स इसमें अगर x = 0 पड़े पुट करे और dx = 0 पुट करे तो क्या स्थिति होगी C1 की, तो C1 की जो वैल्यू होगी देखो क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स पता है कि एंगुलर सिंगुलर ब्रैकेट में क्या निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स का जब 0 पुट करोगे तो 0 - 2 हो जाएगा यह चीज़, और 0 - 2 का मीनिंग क्या हो जाता है बाबू, निगेटिव। तो निगेटिव चीज़ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक टर्म बन जाएगा 0 नहीं, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, इस प्रकार से ये भी -6 हो जाएगा अंदर में, जो कि 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 मैंने पुट कर दिया था, ये भी 0 x वाला है, ये भी 0 हो गया, देखो C1 = क्या हो जाएगा बाबू 0। तो बताओ स्टूडेंट्स C1 = 0 हो गया
तो मेरे पास जो स्लोप देयरफॉर स्लोप इक्वेशन क्या बन जाएगा बाबू? स्लोप इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को इसमें पुट करोगे, इस इक्वेशन को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 142.5 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 176.67 एक्स। अब बताओ C1 की वैल्यू 0 है, पुट नहीं करेंगे, माइनस 160 इंटू, देखो अब ये काट देते हैं इसको, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 160 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 80 दूना 160 होता है, 80 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस, फिर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू? क्या हो जाएगा? 40 इंटू एक्स माइनस 6 द होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस, राइट? अब हम फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन क्या करेंगे? क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, अगेन इंटीग्रेटिंग। तो मैं दोबारा अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा बाबू? ई आई इंटू वाई बराबर ई आई इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो इधर, देखो इधर क्या हो जाएगा? तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? 142.5x है। मैं शायद इसको भी काट सकता था, काटो तो इसको काटते थे यहाँ से, अगर यहाँ काटते तो क्या हो जाता है? मैं यहाँ पर काट के ही लिखता हूँ ताकि है ना टर्म जो होगा है ना थोड़ा सरल बन जाएगा। हाँ 2 7 जा है ना, उसके अलावा 2 1 जा 0.21 है ना, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा, 2 तो 2 5 हो गया। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटू एक्स स्क्वायर था, कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 71 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 3, राइट? 3 डिवाइडेड बाय 3 ना, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? इसको देखो, इसका हो जाएगा 176.6 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखो इसको, माइनस 80 है, 80 देखो, फिर क्या करेंगे यहाँ बाबू? देखो ये एस का जो लीनियर टर्म है यानी कि सिंगल जो मतलब कि अगर देखो इसको तो सिंगल पावर वाला टर्म जो जैसे खत्म होता है तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं बाबू? कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, तो C2 जोड़ दिए मैं। अब क्या होगा बाबू? यहाँ से अपन को मिल जाएगा 80 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वेयर डिवाइडेड, होल स्क्वायर तो पहले से था, होल क्यूब हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, राइट? आया समझ में बच्चे हो? आया समझ में? माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 40 इंटू एक्स माइनस 6, और देखो ये चीज़ क्या है? स्क्वायर है पहले से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3। आया समझ में? क्या आया समझ में? तो चीज़ यही है, बस इसको है ना, बस इसको एक बार अच्छे से देखो, यही चीज़ है, रिपीट करनी है। चलो आगे देखते हैं। अगर मान चलो ये चीज़ है तो बताओ, अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा? इफ़ अगर x इक्वल टू अगर मान चलो 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन के आधार पर ऐसा होगा। इसका बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्लोप भी 0 होता है, डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, इसलिए मैंने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कर दिया। इफ़ क्या कर दिया बाबू? इफ़ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा? 0। देयरफॉर मैं अगर C2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? देखो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 है तो ये टर्म 0, x इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0, ये भी 0, C2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, है ना? आप देखो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो ये चीज़ है ना नेगेटिव में चला जाएगा, और फिर सिंगुलर ब्रैकेट का कंसेप्ट आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया बाबू? C2 की वैल्यू 0 मिल गया, 0। अब देखो C2 की वैल्यू जब 0 मिल गया तो यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन? देखते हैं इसको, है ना। ना क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन इक्वेशन बिकम्स, डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? डिफ्लेक्शन इक्वेशन बिकम्स क्या होगा बच्चों? डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा? EI इंटू वाई इक्वल्स, है ना। देखो ये हो जाएगा 71.25 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस 176.6 है ना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
माइनस है प्लस C2 है और C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? C2 की वैल्यू तो वही क्या है, C2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 0 पुट करोगे तो बात खत्म हो जाएगा। फिर देखो इसको माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 6 द होल क्यूब डिवाइड द होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्लोप इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, राइट बच्चों। क्या होगा ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक, ये क्या होगा आपका, ये आपका रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब कहता है क्वेश्चन डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ बीम, बीम का सेंटर क्या होगा बाबू? एस इक्वल टू जब हम 4 इक्वल टू है ना, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन है ना, सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू, है ना। एस इक्वल टू क्या करना पुट करना पड़ेगा बाबू 8 मतलब 4 मीटर, एक्स इक्वल टू 8/2 मतलब 4 मीटर पुट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, बात अब समझदारी की बात आती है। जैसे ही इस इक्वेशन में तुम 4/2 4 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो देखो पुट करो पहले, है ना, तो आप समझाते हैं। पुट करो, ऑन पुटिंग वी गेट क्या बच्चों ई आई इंटू वाई, और ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन है, मैंने वहाँ पर सेंट्रल पॉइंट को सी दे दिया है, दिस इज वाई सी, राइट। बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 71.25 मल्टीप्लाई बाई एक्स के पर मैंने कितना पुट कर रखा है 4 स्क्वायर नहीं होकर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। पहला टर्म माइनस 176.6 एक्स स्क्वायर के पर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 80 इंटू एक्स पर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 40 इंटू एक्स पर कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 6 के पावर 3 डिवाइड बाई 3। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, और बच्चों ये विच इम्प्लाइज ई आई इंटू वाई सी। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग का खेल है। दिमाग का खेल क्या है ना, सिस्टम ऑफ आपको समझना पड़ेगा क्या है ना, सिंगुलर ब्रैकेट का सिस्टम समझना पड़ेगा, है ना। और जितना भी मैकुलेज मेथड का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चन में सिंगुलर ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज था बच्चों। मैकुलेज मेथड का क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन मैकुलेज मेथड का है, इसलिए मैकुलेज मेथड के लिए मैंने जब मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक ही मेथड करवाया था, एक ही क्वेश्चन करवाया था। अब देखो कितना क्वेश्चन मिल रहा है उस पर, फिक्स बीम का सारा क्वेश्चन मैकुलेज पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ से देखो बच्चों, देखो यहाँ से क्या होता है। अब यहाँ देखो मैकुलेज मेथड कहता था कि अगर इस प्रकार का ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है और दोनों टर्म का अगर मीनिंग अगर निगेटिव आ गया तो ये चीज़ वैनिश करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बताओ स्टूडेंट्स 4 माइनस 6 का मीनिंग क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 6 का मीनिंग क्या हो जाएगा -2, और -2 अगर ब्रैकेट के अंदर है तो एंगुलर ब्रैकेट, ये जो है मेरा सिंगुलर ब्रैकेट मैकुलेज का, वो क्या कहता है कि अंदर में जब ये माइनस वाला टर्म मिलता है तो 0 कर दीजिए चीज़ को, है ना। अंदर में जब ये माइनस वाला टर्म मिला क्या करेंगे 0 कर देंगे। और तो देखो स्टूडेंट इसी प्रकार से ये टर्म होगा क्या होगा 0 हो जाएगा। आया समझ में क्या। अब देखो तो इस टर्म ये टर्म क्या हो जाएगा बाबू हो गया 0, ये टर्म क्या हो गया 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो 0 नहीं होगा। चलो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 71.25 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, है ना। और माइनस देखो स्टूडेंट्स 176 पॉइंट है ना 6 मल्टीप्लाई 4 दी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस देखो स्टूडेंट्स इसका काम करोगे तो 80 मल्टीप्लाई बाई 4 में से 2 गया था 2 पावर 3 डिवाइड बाई 3, है ना। देखो स्टूडेंट्स इसका ये जो सिंगुलर ब्रैकेट है इसका एंगल निकला हुआ है, इससे घबराना नहीं है, काम सब वैसा ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि ये अपने अंदर निगेटिव वाला वैल्यू को नहीं रखेगा, 0 कर देगा उसको। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ 0 हो गया, तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया बच्चों 0। ठीक है, व्हिच इम्प्लाइज वाई सी की वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों वाई सी इक्वल टू 1/EI इंटू
इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसमें लिखिए आप। मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसका रिजल्टेंट का कुछ वैल्यू है, तो मैं आपको देखता हूँ। ठीक बच्चों, अपने से कुछ कर लो। तुम्हारे पास जो y का वैल्यू आना चाहिए -21.3 mm आना चाहिए, है ना। सबको mm में चेंज कर लेना। तुम्हारे पास y की वैल्यू कितना है, yc का वैल्यू माइनस, है ना। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लो, ठीक है। कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से इसको लिख लो, ठीक है। और कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से इसको लिख लो, वाईसी के बाद तुमको ये मिल जाएगा। तो मतलब ये समझा, मतलब ये हुआ कि अब मैं फिक्स बी में कुछ नहीं पढ़ाने वाला ना, अब मैं फिक्स बी में कुछ नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। इसलिए अब आपका फिक्स बीम हो गया E3 B3 खत्म। अब पढ़ाऊंगा मैं अगला चैप्टर कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कॉलम, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्या पढ़ाऊंगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मेरे पास कॉलम बच गया है, कंटिन्यूअस बीम बच गया है और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बच गया है, ठीक है। तो 3 ही चैप्टर मात्र बच गया है बच्चों, और 3 चैप्टर डील करने के लिए 10 लेक्चर काफ़ी है। 10 लेक्चर काफ़ी है, मतलब कि 10 लेक्चर में आपका चीज़ को मैं कर दूंगा डिंग डोंग, क्या कर दूंगा, डिंग डोंग। अच्छा चलो रुको 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 रुको, भागो मत, अब थोड़ा सा प्रचार प्रसार करूँगा। देखो हमें एक चैनल बनाया है, उसका नाम है सिविलियन कंपाइलेशन। क्या है, सिविलियन कंपाइलेशन। इसको मिटा दें, इसको मिटा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो है ना, प्रचार प्रसार के चक्कर में तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं क्या करूँगा, मेरे चैनल में मैंने एक बनाया है ना, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई चैनल, है ना, एक ही पर्पस के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और उसको एस के ठाकुर लीड करता है, उसका नाम है सिविलियन कंपाइलेशन। क्या, सिविलियन कंपाइलेशन, हाँ सिविलियन कंपाइलेशन, ठीक है। इस नाम का चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको लीड करने वाला पर्सन है एस के ठाकुर जी ही। और ये चैनल ऐसा चैनल बच्चों, इसमें यूपीएससी से संबंधित और एसएससी जेईई से संबंधित, यानी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती है, राइट। तो किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों बेहतर है कि आप इस लेक्चर इस चैनल को आप ज्वाइन करें। इसके बाद बहुत सारे पढ़ाई की बातें भी इसको हम लोग करते हैं। तो बच्चों ये जो मेरा सिविलियन कंपाइलेशन का चैनल है, तो सब्सक्राइब तो करना ही है ना। अब धुआं उड़ाकर लाइक करना, ठीक है, धुआं उड़ाकर लाइक करना है। और एक बात और बता देते हैं कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते सकते हैं। इसके लिए मेरे पास नंबर है 91, जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग के है, 9137073346। दिस इज माई नंबर, and you may WhatsApp me, call me at any time, anywhere, in any situation, right? किसी भी सिचुएशन में आप कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो कॉल करेंगे, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के नहीं है वो कॉल नहीं करेंगे, है ना। सिविलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉल करेंगे, ठीक है, और कोई नहीं करेंगे, है ना। सिविलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तीसरा तो कोई होगा नहीं, ट्रांसजेंडर तो नहीं होगा, इसलिए सिविलियन बॉयज़ एंड गर्ल्स होगा, ठीक है। तो बच्चों ऑफलाइन क्लास करने में इंटरेस्टेड हो, मेरा सेंटर चलता है कहाँ, तो उसका नाम है polytechhub.com, polytechhub.com। ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा देखो मेरा जो क्लास चलता है वो चलता है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, का नाम है डिजिटल, है ना, पॉलिटेक्निक क्लासेस, डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस
है ना, इसमें मैं क्लासेस करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो डिजिटल प्रोडक्टिंग क्लासेस आओ। ऑफलाइन ऑनलाइन तो मज़ा आ ही रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन ऑफलाइन भी आके पढ़ लो। जो बच्चे आ सकते हैं, वो मैं दिल्ली जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पटना जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दरभंगा आने के लिए कर रहा हूँ, दरभंगा, है ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आर just invited by me for joining the offline classes, right? Okay, for any subjects you will be able to take something from here, right? बच्चों फिर मिलते हैं, ये प्रचार प्रसार खत्म होता है ना। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए और अधिक जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं बस।